everyone, welcome to my channel Anshika Gupta. This is Anshika Gupta and I hope you all are doing well. So आज हम बात करेंगे Our Wondrous World क्लास 4th बुक द वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में. यहाँ पे हम जो हमारी थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे एंड फिफ्थ यूनिट जो यानी कि ये पूरी बुक है इसको फिनिश कर देंगे आज. हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट कवर की थी. आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड we'll start from our fifth chapter which is unit 3. तो हमारी थर्ड यूनिट का नेम है हेल्थ एंड वेलबींग. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी हेल्थ जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में बैलेंस्ड फूड, एक्सरसाइज और रेस्ट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए. सो आइए हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 का नेम है फूड फॉर हेल्थ. तो इसके अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक फूड फेस्टिवल लगा है बच्चों के स्कूल में जहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड बच्चों को मिल रहा है. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं और वहाँ पे बहुत सारी क्या कहते हैं चीज़ें हैं जैसे कि लिट्टी चोखा, दाल बाटी और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, बाजरे की खिचड़ी, चेना पोड़ा, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं एक ट्रेडिशनल डिश के बारे में बताया गया है, उगाड़ी पचाड़ी. ठीक है, उगाड़ी पचाड़ी आपकी एक ट्रेडिशनल डिश है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना की. ये 6 डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट से बनती है, मतलब कि इसके अंदर आपको 6 टेस्ट देखने को मिलते हैं. स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट यानी कि तीखा और बिटर कड़वा, एस्ट्रिंजेंट कसेला. ठीक है, इससे ये जो डिश है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और स्पेशल बन जाती है और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में. एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं और उनसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ आपको मीठी लगती है, कौन सी सार लगती है, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट. तो ये सब यहाँ पे आपको बताया गया है. एंड यहाँ पे आपको शादा रसा के बारे में बताया गया है. शादा रसा बेसिकली 6 टेस्ट को बोलते हैं. शद रसा, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया. यहाँ पे 6 टेस्ट को शद रसा बोला जाता है आयुर्वेदा के अंदर, जिसके अंदर सार, साल्टी, पंजेंट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट आपको देखने को मिलता है. और आयुर्वेदा कहता है कि आपको बैलेंस्ड फूड अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर शद रसा ज़रूर होना चाहिए आपकी गुड हेल्थ के लिए. ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ज्वार और बाजरे की रोटी विंटर्स में खाई जाती है और जौ की रोटी समर्स में खाई जाती है. और जो आपके मिलेट्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और ये आपकी जो लाइफ है, आपकी जो क्या कहते हैं फूड आइटम है वो बहुत ज़्यादा इसको हेल्दी बनाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आगे अगर हम आते हैं तो हमको बताया जाता है कि हमारी बॉडी को वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, एनर्जेटिक रहे, स्ट्रॉन्ग रहे. फूड जो है उस हमें चाहिए होता है ताकि हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ हो हमारी बॉडी की. एक कोई भी फूड अगर हम बोलें कि जैसे कि बोला जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ठीक है, तो अगर एप्पल ही खाते रहेंगे हम तो हमारी क्या कहते हैं बॉडी अच्छी रहेगी. ओके, पर क्या कहते हैं क्या सिर्फ एप्पल ही ज़रूरी है यहाँ पे? नहीं, हमें और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसके लिए और भी फ्रूट्स रिक्वायर्ड हैं. ओके, यहाँ पे बताया गया है कि फूड हमें एनर्जी देता है, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है. तो यही सब आपको चीज़ें बताई गई हैं. फिर आपको बताया गया है कि फूड जैसे कि राइस, पोटैटो, व्हीट, मेज़, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट्स, ये सब जो है ये एनर्जी से भरपूर होते हैं. ठीक है, सॉरी, बटर, घी, ऑयल, ये सब आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फूड जैसे कि पल्सेस हो गए, लिगम्स हो गए, आपके सोयाबीन, चिकपीस, पीनट्स, टोफू, मिल्क, चीज़, बीन्स, आमंड्स, वॉलनट्स,
एग्स, मीट, फिश, ये आपकी बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, आपकी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई अगर क्या कहते हैं यहाँ पे जिम जाता हो तो उसको क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि आपको जिम में ज़्यादातर बताया जाता है कि आप प्रोटीन से भरपूर चीज़ें ज़रूर लें। तो आपको वहाँ पे बोला जाता है कि दाल आप ज़्यादा खाएं, आप क्या कहते हैं जो आपका वो होता है पनीर होता है उसको ज़्यादा लें। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं जो कि आपकी मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि आपकी कैरेट, ऑरेंज, लेमन, पपाया, स्पिनच, कैबेज, गुआवा, आंवला, टोमेटो, ये आपको हेल्प करते हैं आपकी जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उनसे फाइट करने में और उनसे आपको बचाने में। तो ये आपके कौन से फूड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्पिनच किस टाइप ऑफ फूड का एग्जांपल है, बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जांपल है, प्रोटेक्टिव फूड का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है। फिर हमारे कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो कि अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करें और लार्ज क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑयल, सॉल्ट और शुगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इनको हम जंक फूड्स बोलते हैं। अब ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं पर हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे कि हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आपके चिप्स हो गए, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, पिज़्ज़ा, या फिर क्या कहते हैं जितने भी आपके कुरकुरे, आप ये कहते हैं जितने भी ओवर प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड होते हैं, ये सब क्या कहते हैं जंक फूड में आते हैं। तो इनको हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम अवॉइड करें और होम कुक्ड फूड खाएं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि बैलेंस्ड प्लेट अगर हमें बनानी है तो हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखेंगे। तो पहली बात तो आपके 3 फूड ग्रुप्स ज़रूर होने चाहिए आपकी एक बैलेंस्ड प्लेट बनाने के लिए। उसमें प्रोटेक्टिव फूड्स होने चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड्स आपको पता है कौन से होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वही वाले होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड्स ज़रूर होने चाहिए। फिर उसके बाद आपकी एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स भी होने चाहिए। इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप एक्टिव रहोगे और आप हैप्पी भी रहोगे, ओके। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कि इंडिया के अंदर, यहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी डाइट में। वाटर आपके जो डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, आपकी जो स्किन और बॉडी होती है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। वाटर जो है सॉरी आपके क्या कहते हैं बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है बाय स्वेट, यूरिन और फेसेस, ठीक है, जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वाटर रिच फ्रूट्स हैं अगर आप उनको खाते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनसे क्या कहते हैं पानी पीने में उनको मौत आती है और उनसे पानी नहीं पिया जाता ज़्यादा, तो वो वाटर रिच फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर। ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। इस और ज़्यादा सफिशिएंट वाटर पीने से आपकी जो क्या कहते हैं आदि बीमारियाँ हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी, ओके। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग बहुत सारे होते हैं, बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग। तो ये सब आप क्या कहते हैं अगर आपको क्या कहते हैं कुछ पूछा जाएगा कि इडली कैसे बनती है तो आप बता सकते हैं कि स्टीम होके बनती है, पकोड़ा कैसे बनते हैं आपके फ्राई होके बनते हैं, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये आप क्या कहते हैं एक बार पढ़ लेना। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शेफ़ क्या होता है। शेफ़ बेसिकली आपका एक प्रोफेशनल कुक होता है जिसको सारी फूड प्रिपरेशन आती हैं, ठीक है, और बहुत स्किल्ड होता है वो। अब शेफ़ जो टर्म है वो फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है कि डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। एंड फिर यहाँ पे बताया गया है कि आप के लिए सोलर कुकर जो है वो एक क्या कहते हैं इफ़ेक्टिव ऑप्शन है जिसमें आप खाना बना सकते हैं। ये सनलाइट से चलता है। आप क्या कहते हैं इसमें फायर और गैस फायर का यूज़ ना करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करके आप किसका यूज़ कर सकते हैं, सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा और मतलब स्मोक वगैरह नहीं फैलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कुकिंग ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए, तो आप हमेशा सोलर कुकर पे टिक करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बस ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसके अंदर कुछ खास था नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम
नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6। ओके, वेट अ मिनट, ये मैंने डाउनलोड तो किए थे बट एक्चुअली क्या कहते हैं यहाँ पे इनको वो करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे दोबारा से डाउनलोड करने पड़ रही है ये। तो हमारा जो 6 चैप्टर है वो है हमारा हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग, हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपको हेल्दी और हैप्पी लिविंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, और आपको यहाँ पे जर्नी ऑफ ग्रेन्स बताई गई है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब ग्रेन्स क्या कहते हैं बनते हैं तो आप पहले क्या कहते हैं सीड्स वहाँ पे डालते हो, सीड्स डालने के बाद क्या कहते हैं सनलाइट से वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। वहाँ पे आप क्या कहते हैं वाटर भी देते हो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बारिश आती है जिससे उसको बहुत सफिशेंट वाटर मिल जाता है सॉरी। फिर वहाँ पे आप मैन्योर डालते हो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डालते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे आपके क्या कहते हैं जितने भी अर्थवॉर्म्स आते हैं वो क्या कहते हैं उसको फर्टिलाइज़ करने में हेल्प करते हैं। एंड फिर उसके बाद आप वहाँ पे जो देखते हो, वहाँ की देख रेख करते हो कि क्या कहते हैं कोई आपके क्या कहते हैं जो बाकी के क्या कहते हैं इंसेक्ट्स हैं वो उसको ना खा जाए आपकी फसल को, तो उसकी देख रेख करते हो। फिर जब आपकी फसल उग जाती है तो आप क्या कहते हैं वहाँ पे मतलब पहले सिंचाई करके और फिर उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे उस फसल को निकालते हो, फिर फसल को आप क्या कहते हैं स्टोर करते हो, फिर आप शॉप पे दे के आते हो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये यहाँ पे उससे खाना बनाती है हमारी मम्मी और फिर वो हमारी प्लेट तक आता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो जर्नी ऑफ ग्रेन जो है फार्म से प्लेट तक की वो बहुत लॉन्ग है, इसके अंदर बहुत लोगों के एफर्ट्स जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये इसमें वाटर, सॉइल और सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब इतनी लंबी जर्नी है तो हमको क्या कहते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए इस जर्नी को। एंड हमें हमेशा अपने फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो आपकी प्लेट में जो है वो क्या कहते हैं उसके लिए बहुत से लोग हैं जो कि क्या कहते हैं स्टार्व कर रहे हैं बाहर, तरस रहे हैं उसके लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं उसको लाने में बहुत मेहनत लगी है, आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है कि वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो यू शुड रिस्पेक्ट योर फूड एंड इतना ही लें कि जितना खा सकें, वेस्ट ना करें। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इन इंडिया वी हैव डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फेस्टिवल्स। हमारे बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जिससे हम अपनी मदर नेचर को ग्रैटिट्यूड करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं। तो वो ऐसे फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, राज उत्सव, ओणम, लोहरी और बाकी के सारे फेस्टिवल्स, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मदर नेचर को ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करने के लिए हमारे कौन कौन से फेस्टिवल्स हो सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि मकर संक्रांति, दिवाली, होली और एक और दे देंगे आपको ईद, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे माइंडफुल ईटिंग के बारे में बताया गया है। माइंडफुल ईटिंग बेसिकली आपकी क्या होती है कि जस्ट वेट अ मिनट। माइंडफुल ईटिंग बेसिकली वो होती है कि आपके पास जो भी खाने के लिए है, ठीक है, आप उसको अटेंशन दें कि आप क्या खा रहे हैं, उसको फील करें, आप उसको क्या कहते हैं मतलब अच्छे से क्या कहते हैं आप उस पर फोकस करें। इससे क्या होगा, आप अपनी जो लाइफ की चॉइसेस हैं उनको हेल्दी बना पाएंगे और क्या कहते हैं आपके पास जो फूड है उसको क्या कहते हैं अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इसलिए फोकस करें, जो आप खा रहे हैं उसको चबा के खाएं और आप एक एक बाइट को एंजॉय करें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वैल्यूइंग फूड। वैल्यूइंग फूड के अंदर यही है कि एवरी ग्रेन प्रीशियस होता है, हमें क्या कहते हैं कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी सी, ओके। सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है, एक्सरसाइज जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। आजकल बच्चे फ़ोन लेके इतना बैठ गए जाते हैं कि उनकी क्या कहते हैं फ़िज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। आजकल बच्चे
नए नए पैदा होते हैं और पेरेंट्स उनको फ़ोन देते थे जस्ट बिकॉज कि वो उनको रोके ना दिखाएं और क्या कहते हैं उन चुप भी हो जाएं और उनका बाकी का सारा काम भी हो जाए। पर ये बहुत गलत है एक छोटे से बच्चे के लिए जिसकी क्या कहते हैं अभी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो क्या होता है वो फ़ोन में लगा रह जाता है और फिर पेरेंट्स आके स्कूल में बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा फ़ोन बहुत यूज़ करता है। फ़ोन तभी तो यूज़ करता है क्योंकि आपने उसको दिया है। तो इसलिए छोटे बच्चों को फ़ोन देना स्किप करें, उसके बजाय उनको क्या कहते हैं कुछ अच्छे गेम्स खिलाएं, उनको क्या कहते हैं बाहर जाने दें ताकि क्या कहते हैं उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है और बाकी क्या कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो हो सके। तो हमारे लिए जंपिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि हमारी जो क्या कहते हैं पोस्चर है बॉडी का वो इम्प्रूव हो सके। जैसे कि योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी क्या कहते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स जो अभी नहीं आई हैं उनके साथ एक न्यू टेक्स्ट बुक भी आई है प्राइमरी में, खेल योगा, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं बुक है फिज़िकल एजुकेशन और वेलबींग की, जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स एंड एक्सरसाइजेज हैं। तो आप वो पढ़ सकते हैं। एंड वी डोंट नो कि इस बार क्या कहते हैं हमारे DSSB और KVS में क्या आने वाला है। तो हमें क्या कहते हैं सारी ये बुक्स पढ़नी चाहिए जो भी न्यू आई हैं। एक म्यूज़िक की भी बुक आई है तो आई होप कि आप सभी पढ़ लें क्योंकि हमें पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। हमारी बॉडी के अंदर हाँ हमारी बॉडी को सफिशिएंट स्लीप की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार क्या कहते हैं हम अगर ठीक से सोते नहीं पाते तो नेक्स्ट डे भी हमारा ख़राब जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को इनफ रेस्ट चाहिए ताकि क्या कहते हैं हम नेक्स्ट डे अपने काम पे फोकस कर सके और अच्छे से क्या कहते हैं हमारी बॉडी रिलैक्स कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फीलिंग सेफ़, यहाँ पे गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताया गया है कि गुड टचेस वही होते हैं जिनसे हमें अनसेफ फील ना हो, हमें कंफर्टेबल फील हो, हम हैप्पी हो, ठीक है। जैसे कि हमारी मम्मा कभी, हमारे पेरेंट्स कभी हमारे सर पे ऐसे हाथ फेरते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। हमें कभी क्या कहते हैं शाबाशी देते हुए हमारे कंधे पे ऐसे थपथपाते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। पर कभी क्या कहता है कोई हमें अनसेफ फील करा रहा है हमें किसी के आसपास, और ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं बोला जाता है कि बैड टच वही होता है कि जो आपको क्या कहते हैं कोई प्राइवेट एरियाज़ पे टच करे। नो, बैड टच वो होता है जिससे आप अनईजी फील करो, जिससे आप क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल फील करो। सो व्हेन एवर यू फील कि मतलब ऐसा कुछ है तो यू शुड टेल समवन यू नो और मतलब समवन यू ट्रस्ट, ओके। ये सब बच्चों के लिए क्या कहते हैं ये बातें लिखी गई है बट मैं वही वैसे ही बता रही हूँ आपको। एंड इट्स ईजी, it's okay to say no and tell someone whom you trust, okay, and you should not feel guilty about it, okay। so यही सब यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर कि आपकी हेल्थ आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद वेट, लेट मी सी, एंड यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं 3rd यूनिट तो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 7th चैप्टर पे अपने, ठीक है। 7th चैप्टर हमारा है यूनिट 4 थिंग्स अराउंड अस। एंड इसके अंदर हम क्या कहते हैं जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं हम उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आई होप कि क्या कहते हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। इसके अंदर बताया गया कि हमारे आसपास चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। हम किसी न किसी चीज़ की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है, जिसकी अगर हम लिख भी रहे हैं तो हमें पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे दो बच्चे हैं मीरा एंड ध्रुव, वो एक कॉइन को क्या कहते हैं ऐसे घुमा रहे हैं और फिर वो देख रहे हैं कि क्या कहते हैं जब वो स्पिन कर रहे हैं उस कॉइन को तो क्या हो रहा है। तो क्या कहते हैं पहले तो वो एकदम से घूम रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो शेक करने लग जाता है। इसी तरीके से वो बाकी की चीज़ें घुमा के देखते हैं। इरेजर कहते हैं कि वो स्पिन नहीं करती, बैंगल स्पिन कर जाती हैं, टॉप भी स्पिन कर जाता है, ठीक है। फिर वो अपना एक खुद का टॉप बनाते हैं कि वो एक स्क्वायर शेप में, देखिए मैं दिखाती हूँ, ठीक है। वो एक क्या कहते हैं ऐसे इस तरीके से बनाते हैं लट्टू, ठीक है, सर्कल शेप लेते हैं और फिर सेंटर में क्या कहते हैं टूथपिक डालते हैं तो वो घूम जाती है। पर जैसे ही क्या कहते हैं वो उसमें साइड में टूथपिक डालते हैं तो वो नहीं घूमती, क्योंकि वहाँ जब साइड में टूथपिक होती है तो जब साइड में टूथपिक होती है तो वो ठीक से नहीं घूम पाती। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे हम ये समझेंगे
ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है हाउ डज अ स्पिनर वर्क, हाउ डज इट बैलेंस, व्हाई डज अ स्पिनर बिगिन टू शेक। पहली बात तो स्पिनर वर्क कैसे करता है। स्पिनर ऐसे वर्क करता है कि आपकी कोई भी चीज़ है, फॉर एन एग्जाम्पल लुक एट दिस टॉप, ये क्या है, ये यहाँ पे एक बीच में क्या कहते हैं आपको स्टिक दे रखी है एंड साइड में क्या कहते हैं आपका ये टॉप बना रखा है। तो इसमें जो साइड में आपका वेट है वो एक इक्वल वेट है, मतलब कि एक इधर से भी वेट इक्वल है, इधर से भी वेट इक्वल है। तो जब इसने इसको घुमाया तो वो स्पिन कर गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसने बैलेंस कैसे किया, क्योंकि आपने जिस फोर्स से उसको घुमाया, जितनी आप फोर्स से उसको घुमाओगे उतनी तेज़ वो स्पिन करेगा। अब वो शेक क्यों करने लगता है, क्योंकि जब वो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है तो वो लास्ट में आके शेक करने लगता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं वो ऐसे हो जाता है। और आपकी वही चीज़ें इजीली क्या कहते हैं स्पिन कर पाती हैं जिनमें इक्वल बैलेंस होता है, वरना अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो ठीक से नहीं क्या कहते हैं स्पिन कर पाएंगे। जैसे कि टूथपिक अगर क्या कहते हैं सेंटर में है तो वो अच्छे से मूव करेगा, स्पिन कर जाएगा, पर अगर वो सेंटर में नहीं है, अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो वो ठीक से मूव नहीं करेगा। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे चरखा के बारे में बात की गई है। चरखा एक स्पिनिंग व्हील होता है जो कि क्या कहता है कॉटन फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो यूज़ किया करते थे और इससे हैंडमेड क्लॉथ्स बनाया करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि स्पिनिंग टॉप्स जो है वो इंडिया में यूज़ किया जाता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले। और क्या कहते हैं क्ले से क्या कहते हैं जो हमारे टॉप्स थे वो पहले बनाए जाया करते थे, और इनको पहले लट्टू बोला जाया करता था। अभी भी लट्टू बोलते हैं लोग, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं वुड से हमारे बनते थे। अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सिंक एंड फ्लोट का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि जो चीज़ आपकी लाइट होती है वो क्या कहते हैं इजीली आपकी फ्लोट कर जाती है, जो चीज़ आपकी हैवी होती है वो आपकी क्या कहते हैं फ्लोट नहीं करती, वो सिंक कर जाती हैं। पर इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि सिंक वही चीज़ें करती हैं जो हैवी होती हैं और क्या कहते हैं आपकी जो चीज़ें लाइट होती हैं वो फ्लोट करती है। नो, यही कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है कि आप जिस तरीके की शेप देते हो चीज़ों को, जिस तरीके का क्या कहते हैं उनका आकार होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो फ्लोट करेंगी या सिंक करेंगी। फॉर एन एग्जांपल आपका फॉइल पेपर है, ठीक है, आपने फॉइल पेपर को निकाला एंड यूं ही डाल दिया उसके अंदर पानी पे, तो वो ऑब्वियसली फ्लोट करेगा। पर अगर आपने उसी फॉइल को, क्योंकि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है, तो आपने उसकी एक बॉल बनाई, ठीक है, और बॉल ऐसी बनाई जिसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जा सकती, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो सिंक कर जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्या कहते हैं किस पे, आपकी शेप्स पे भी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है, वेट अ मिनट, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो यहाँ पे सिंक एंड फ्लोट का कॉन्सेप्ट समझा हमने, और हमने समझा कि आपका जो क्या कहते हैं वो होता है स्पिनिंग व्हील होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं वेट, हमारा चैप्टर 8 है हाउ थिंग्स आर मेड, हमारी चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे एक बच्ची है पीहू जो कि क्या कहते हैं ड्राइंग कर रही है, एंड वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मतलब वो उसकी मम्मा न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, तो वो अपनी मम्मा से बोलती है कि मम्मा ये जो हमारे पेपर्स हैं, आपका जो पेपर है उस पर लिखा हुआ है रिसाइकल पेपर, तो उसका क्या कहते हैं मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे ट्री भी बना हुआ है ताकि क्या कहते हैं हम ट्रीज़ को सेव कर सकें, तो इसका ट्री का और पेपर का क्या मतलब है। तो उसकी मम्मा उसको बताती है कि जो पेपर हैं वो ट्रीज से बनते हैं। तो अब वो बोलती है कि अच्छा, तो यानी कि मेरी जो ड्राइंग बुक है वो भी उससे बनी है। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ हाँ सब चीज़ें इससे ही बनती हैं। तो वो कहती है अच्छा, तो यानी कि ये जो हमारा पॉट है वो भी क्या कहते हैं हमारा पेपर से बना है, पर ये तो थोड़ा सा रफ लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये भी क्या कहते हैं आपका पेपर से बना है, पर क्योंकि ये रिसाइकल्ड पेपर से बना है इसलिए आपका क्या कहते हैं ये थोड़ा सा
रफ है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको क्या कहते हैं रिसाइकल पेपर बना कैसे सकते हो। तो रिसाइकल पेपर बनाना बहुत इजी है। ओल्ड न्यूज़पेपर लो, कुछ फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी लो और वाटर लो, ठीक है। आप पहले न्यूज़पेपर को बहुत छोटे छोटे पीसेस में टीयर कर दो और वाटर डाल दो, ठीक है, और उसमें 2-4 दाने फेनुग्रीक सीड के डाल दो, ताकि क्या कहते हैं उसका जो बाइंडिंग मटेरियल है वो उसकी तरह वर्क करता है। यहाँ पे आपका जो मेथी के दाने होते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं ग्राइंडर में ब्लेंड कर लो और मैश करके जो क्या कहते हैं आपका वेट मिक्सचर है उसको क्या कहते हैं आप एकदम क्या कहते हैं फैला दो, फ्लैट शीट पे फैला दो, थिन थिन शीट्स में। आप फिर उसको जब रोल करोगे तो आपका रिसाइकल पेपर रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका बनता है। और इसी तरीके से जो आपके क्या कहते हैं वो वाले पेपर्स होते हैं, मतलब एक्चुअल पेपर होते हैं जो रिसाइकल्ड नहीं होते, मतलब कि न्यू पेपर जो होता है आपका, वो क्या कहते हैं इसी तरीके से बनता है, ठीक है। वो किससे बनता है आपका, बेसिकली वो आपकी वुड से बनता है, तो वो उसमें भी वही चीज़ें होती हैं। अब पेपर जो है वो नेचुरलाइज से पेंट किए जा सकते हैं। नेचुरलाइज आपकी क्या कहते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से बन सकते हैं, जैसे कि लीव, फ्लावर, रूट, सीड, स्टेम, ठीक है। तो नेचुरल डाइज जो होती हैं वो सेफ़ होती हैं यूज़ करने के लिए। इनसे हम क्लॉथ्स और पॉट्स को कलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वेट अ मिनट, देखो वुड पल्प से आपके क्या कहते हैं जो न्यू पेपर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, पर क्योंकि क्या कहते हैं एक पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, इसलिए क्या कहते हैं हमको ये नहीं करना चाहिए, हमें रिसाइकल करके पेपर को यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया है कि पहले के टाइम में क्या कहते हैं बहुत सारे चीज़ें यूज़ किए जाती थी जब पेपर नहीं था। लोग क्लॉथ्स का यूज़ करते थे, लीव्स का यूज़ करते थे, आपकी वुडन बोर्ड्स का यूज़ करते थे लिखने के लिए, और इंडिया में लोग पाम लीव्स का भी यूज़ करते थे जिनको तालपत्र बोला जाता है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटीरियल्स होते थे, जैसे कि बनाना फाइबर जो है उससे पेपर बनाया जाता था, जिससे आपकी क्या कहते हैं जो ट्रीज़ हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते थे और अपने एनवायरमेंट को बचा सकते थे। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि टिश्यू पेपर क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत थिन होता है और वो वाटर को बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कार्डबोर्ड होता है वो बहुत थिक होता है, इसलिए उससे बॉक्सेस बनाए जाते हैं। ब्रेल सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं विजुअली चैलेंज, जो लोग देख नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए क्या कहते हैं ये इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि क्या कहते हैं वो रीड कर सकें और लिख सकें, ठीक है, बाय फीलिंग द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टाइनी बम्प्स ऑन द ब्रेल पेपर। ब्रेल पेपर के ऊपर क्या कहते हैं ऐसे उठे हुए बम्प्स में क्या कहते हैं लेटर्स लिखे होते हैं, तो उनको वो फील करके और क्या कहते हैं चीज़ें समझ सकें। इससे क्या कहते हैं वो डिफरेंट नंबर्स, अल्फ़ाबेट और पंक्चुएशन तक को भी क्या कहते हैं यहाँ पे शो करते हैं। अभी यहाँ पे 5 R's के बारे में आपको बताया गया है। पहला R है रिफ्यूज़, मतलब कि क्या कहते हैं जो भी चीज़ें आपकी वेस्ट क्रिएट करती है उनको मना कर दो, ठीक है। जैसे कि सिंगल पेपर कप्स, आप क्या करोगे, उनको एक बार आपने चाय पी उसमें और फेंक दिया तो कितना नुकसान हो रहा है, तो उनको मना कर दो कि नहीं हमें स्टील के ग्लास में चाय दो या फिर ऐसे यूज़ करो, ठीक है। रिड्यूस, जो भी आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो उसको थोड़ा कम रिड्यूस करो। आप क्या कहते हैं अगर एक साइड पे लिखते हो पेपर की तो दोनों साइड पेपर पे लिखना शुरू करो। रीयूज़, जो चीज़ें आपकी कहते हैं जैसे कि आपकी मेरी मम्मी तो बहुत यूज़ करती है, ब्लैंकेट से कुछ सामान मंगाती हैं तो जो उसके थैले होते हैं उनको वो अगेन एंड अगेन यूज़ करती हैं। तो आपको क्या कहते हैं इसी तरीके से रीयूज़ करना चाहिए चीज़ों को, ताकि क्या कहते हैं आपका वेस्ट कम क्रिएट हो। और रीपर्पस, कुछ क्या कहते हैं आप चीज़ों से न्यू और इनोवेटिव भी बना सकते हो, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि वॉल हैंगिंग, आपके क्या कहते हैं जो पेन होल्डर्स वगैरह होते हैं वो आप बना सकते हो। रिसाइकल, और क्या कहते हैं जो पुरानी चीज़ें हैं उनको किसी नई चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो आपका होता है रिसाइकल। तो आई होप कि आपको रिसाइकल 5 R's अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा हुआ है कि ये 5 R's में से कौन सा R का हुआ है। जैसे कि माया डज नॉट यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ टू ड्रिंक कोकोनट वाटर, तो ये कौन सा है हमारा रिफ्यूज़, उसने मना कर दिया कि प्लास्टिक की स्ट्रॉ में यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बताया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आपको दी गई हैं कि आप पेपर से क्या क्या क्रिएटिव बना सकते हो, एंड यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। एंड फिर यह है हमारी लास्ट यूनिट और एनवायरनमेंट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई होप कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें।
एंड जैसे ही क्या कहते हैं ये बुक हमारी फिनिश हो जाएगी तो मैं आपको क्या कहते हैं इसके MCQ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप अपनी क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आई होप कि आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएं एंड उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा उसमें आप अच्छे से अटेम्प्ट करें. फिर उसके बाद बताया गया है ये जो आपकी यूनिट है वो है आर एनवायरनमेंट. आपके क्या कहते हैं आसपास की चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी. ठीक है, तो पहली क्या कहते हैं जो वो है चैप्टर 9 डिफरेंट लैंड्स एंड डिफरेंट लाइव्स. तो इनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो हॉलीडेज से वापस आए हैं तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. तो चांदनी जो है वो क्या कहते हैं उड़ीसा गई थी, रितिका क्या कहते हैं ऐसे ही राजस्थान गई थी, गुरप्रीत क्या कहते हैं अमृतसर गया था अपने पंजाब, नयन सिक्किम गया था. तो वो सब अपनी कहानी को बता रहे हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है एंड आई होप सब आप ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को. ठीक है, तो यहाँ पे गुरप्रीत बताता है कि ये कहते हैं वो कहाँ गया था, अमृतसर गया था. एंड वो बताता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच और फर्टाइल है. हम यहाँ पे मेन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वही सुने. स्टोरीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली, आपके एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे जाएंगे कि अमृतसर की सॉइल कैसी है, तो रिच एंड फर्टाइल है. ठीक है, वहाँ के लोग किस चीज़ में ज़्यादा जुड़े होते हैं, फार्मिंग में जुड़े होते हैं. वहाँ का फेवरेट फूड क्या है, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग विद अ बिग ग्लास ऑफ लस्सी. ओके, सो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं. गोल्डन टेम्पल वहाँ पे है जिसको श्री हरिमंदिर साहिब बोला जाता है. मुझे ये पहले नहीं पता था, मुझे अभी इस बुक से ही सीखने को मिला. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है सिख्स के लिए. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है गुरुद्वारे का वो गोल्ड प्लेटेड है. और यहाँ पे एक क्या कहते हैं पास में आपके ये मतलब पूरे उसमें सरोवर बना हुआ है. ठीक है, जिससे क्या कहते हैं ये सराउंडेड है. और यहाँ पे लंगर सेवा 24/7 चलती है. यानी ये कहते हैं सबको बहुत मास उसमें खाना खिलाया जाता है, लोगों को फ्री मील प्रोवाइड किया जाता है. और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस है जहाँ पे लोग वॉलंटियरली कुक करते हैं, सर्व करते हैं और वॉश करते हैं डिशेस को. मैं कभी क्या कहते हैं वहाँ नहीं गई, बट मैंने सुना है कि क्या कहते हैं वहाँ बहुत ही पीसफुल आपको वाइब्स आती हैं. सो आई होप कि आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो क्या कहते हैं आपको अच्छा लगा हो. एंड आई होप कि मैं भी जल्दी ही जाऊँ. सो यहाँ पे क्या कहते हैं बताया गया है कि जो डेज़र्ट होता है वो एक ड्राई प्लेस होता है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. ये बेसिकली राजस्थान के बारे में अब आपको बताने लगे हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स वहाँ पे होते हैं जैसे कि कैक्टस, खेजड़ी, बबूल, जो कि क्या कहते हैं उसी एरिया में होते हैं. ठीक है, वहाँ पे बहुत मतलब इन प्लांट्स को ना बहुत कम वाटर चाहिए होता है. और कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस हो गया वो अपनी स्टेम्स में वाटर क्या कहते हैं कलेक्ट कर लेते हैं. तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आपका प्लांट होता है जो कि अपनी स्टेम्स में वाटर को कलेक्ट कर लेता है, तो कैक्टस होता है. एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, कैमल्स, लिजर्ड्स, वाइल्ड कैट्स, पाइथन्स, ईगल्स यहाँ पे डेजर्ट में आपको मिल जाती हैं. और कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बताया जाता है. और वहाँ पे बांधनी, दुपट्टा और जो कलरफुल बैंगल्स हैं वो बहुत फेमस हैं. वहाँ की जो विमेन होती हैं वो घाघरा पहनती हैं डांस करते हुए. और जो मेन होते हैं वो कलरफुल टर्बन्स लगाते हैं और खड़ताल और सारंगी प्ले करते हैं, बजाते हैं मतलब. ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि डेजर्ट में जो कि कहते हैं आपके हाउसेस होते हैं वो मड और थैच्ड रूफ से बनाए जाते हैं. यहाँ पे जो ये हाउसेस होते हैं उनके पास टंका भी होता है. टंका मतलब कि वाटर टैंक, बहुत बड़े बड़े टंकी होती है वहाँ पे, तो उनको टंका बोला जाता है जिसके अंदर वाटर को स्टोर करते हैं. और वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया खाना भी होता है जिसको जैसे कि दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी वहाँ का फेमस है राजस्थान का. और फिर यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट के बारे में भी बात की गई है. ये एक डेजर्ट फोर्ट है जिसकी बहुत टॉल और थिक वॉल्स है जो कि गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं. और ये जो आपका क्या कहते हैं फोर्ट है ये बहुत मतलब इनहैबिटेड फोर्ट है उस रीजन का. और सत्यजीत रे की अगर आपने सोनर केला एक मूवी है, सत्यजीत रॉय जहाँ तक मुझे पता है सत्यजीत रे एक कोलकाता से बिलोंग करते हैं एंड एक बंगाली डायरेक्टर हैं. तो उनकी एक मूवी है सोनर केला, तो उन्होंने क्या कहते हैं वो इसके ऊपर ही बनाई हुई है एंड यहाँ पे ही इसकी
मतलब शूटिंग की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे चांदनी जो है वो विज़िट किया था उसने पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है, कोस्टल सिटी है ये। यहाँ पे पुरी में बहुत अमेजिंग सैंड बीचेस हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि सैंड आर्ट ब्यूटीफुली बनाते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं बीचेस पे आपको बहुत सारे सी शेल्स मिल जाएंगे, जहाँ जिसके साथ आपको शंख भी मिलता है। शंख कोंच शेल बोला जाता है उसको। पहले मुझे लगता था सी शेल और शंख दोनों सेम ही होते हैं, पर अलग अलग होते हैं। शंख जो है आप वो उसको पूजा में इस्तेमाल करते हो, टेम्पल्स और हाउसेज में आपके ये यूज़ किया जाता है। ओके, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़, ओडिसी डांस परफॉर्मेंस वहाँ पे की जाती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या कहते हैं आपके टर्टल्स और बहुत सारे वंडरफुल क्रीचर्स मिलते हैं। टर्टल आपको वहाँ पे मिलते हैं, आप बता सकते हैं ये। वहाँ पे संबलपुरी साड़ी भी मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। एंड कोस्टल रीजन्स में जो कि कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं वो फिशिंग पे अपना उनका लाइवलीहुड चल रहा होता है। और जो उड़ीसा के लोग होते हैं उनकी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं डालमा, पखाला, छेना पोड़ा। मतलब छेना पोड़ा एक ही चीज़ है, छेना पोड़ा मतलब पूरी एक डिश का नेम है, एंड रासागोला। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी में ही है, और ये बहुत पॉपुलर टेम्पल है इंडिया का। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आपकी क्या कहते हैं वो बनी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, कार्व्ड जो पेंटिंग्स होती हैं वो बनी हुई हैं विद ह्यूज गेट्स। और जो पूरी सिटी है वो रथ यात्रा के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ग्रैंड चैरियट फेस्टिवल होता है, जिसमें क्या कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ लोग क्या कहते हैं अपने यूज जीटीज़ को लेके निकलते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं आपके 3 भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बालभद्रा। एंड जगन्नाथ भगवान जी के नाम मतलब भगवान जी के बारे में एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ ये भी है कि जगन्नाथ भगवान जी कभी सोते नहीं हैं उनकी, क्योंकि जो आई लैशेज़ हैं वो नहीं है, एंड वो हमेशा जगे रहते हैं। सो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हुई हैं। एंड जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई एम सॉरी फेस करनी पड़ती हैं। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। 2000s में आया था लास्ट जो साइक्लोन आया था, उसके बाद में आए बट क्या कहते हैं इतने नहीं आए, उस टाइम पे बहुत वास्ट आया था। तो ये क्या कहते हैं लोगों की जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, एनिमल्स और ट्रीज़ को भी। कोस्टल एरियाज़ में जो साइक्लोन एक्सपीरियंसेस हैं वो टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं। लोगों ने साइक्लोन के बारे में स्टडी किया और क्या कहते हैं अपनी लाइफ्स को और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स निकाले। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने अभी कुछ सालों में क्या कहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं कुछ ऐसे क्या कहते हैं अर्ली वार्निंग्स और एडवांस प्रिपरेशंस कर ली हैं, जिससे क्या कहते हैं वो लोगों को साइक्लोन्स से बचा लेते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, मतलब मज़ा तो पूरे चैप्टर में ही आ रहा है हमको। वेट, यहाँ पे हाँ माउंटेन्स के बारे में अब बात हो रही है कि माउंटेन्स जो हैं वो रॉकी लैंडफॉर्म होते हैं जो कि ग्राउंड से सॉरी ऊपर होते हैं, और ये बहुत यूजुअली कोल्ड होते हैं। ये जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं ये स्नो से कवर्ड होते हैं, और ये क्या कहते हैं वैली से सराउंडेड होते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं जो मतलब सिक्किम गया था ना नयन, तो वो वहाँ के बारे में बता रहा है कि सिक्किम उसने नयन किया था जो कि एक हिमालयन माउंटेन ही है, और वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वो कहाँ रहे थे, गैंगटॉक में रहे थे। गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं बताया गया है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड बहुत काइंड हैं। मेरी एक फ्रेंड ने वहाँ पे विज़िट किया था एंड शी वाज सेइंग कि वहाँ के लोग इतने सीधे होते हैं कि अगर आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो एंड आप पैसे देना उनको भूल गए हो, तो वो भूल जाते हैं आपसे पैसे लेना। एंड फिर आपको क्या कहते हैं आप निकल जाओगे ना तो वो आपको कहेंगे भी नहीं कि मैम आप पैसे देना भूल गए हो। फिर आप खुद जाके कहते हैं उनको पैसे दे दोगे तो वो ले लेंगे, वरना क्या कहते हैं वो खुद से नहीं बोलेंगे आपको। तो बहुत स्वीट लोग होते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक माउंट कंचनजंगा एक प्लेस है,
और यहाँ पे बता रहे हैं कि जब क्या कहते हैं सनलाइट स्नो कैप्ड पीक्स पे पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग पेंटिंग की तरह लगता है। वहाँ की एक डिलीशियस सिक्किमीज़ फूड है जिसको थुक्पा बोला जाता है, और वहाँ पे एक सॉफ्ट सेल रोटी भी होती है। वहाँ के लोग क्या कहते हैं ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करते हैं, जैसे कि बाखू, दुमदम एंड गुन्यो चोलो। तो ये सब क्या कहते हैं वहाँ की ड्रेसेस हैं। और वहाँ पे याक राइड भी होती है, और याक जो है वो कॉमनली वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, रिच कल्चर है, यूनिक फूड है। और यहाँ पे क्या कहते हैं 2 फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, लूसोंग एंड नामसूंग, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं आपके ट्रीज़ मिल जाते हैं जैसे कि ओक, पाइन, वॉलनट, चेस्टनट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में आपकी चेस्टनट ट्रीज़ पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सिक्किम में पाए जाते हैं। फिर लूसोंग और नामसूंग जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स हैं सिक्किम के, और ये क्या कहते हैं सिक्किमीज़ न्यू ईयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं इस ओकेशन पे उनको जो फार्मर्स हार्डवर्क करते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं इस फेस्टिवल को वेरियस डिशेस बना के सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स खेलते हैं और मास्क डांस करते हैं जिसको चाम बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मास्क पहन के यहाँ पे डांस करते हैं। सो आई होप कि ये चैप्टर यहाँ तो रुकिए, बस ये यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है, तो इसके अंदर और कुछ ज़्यादा है नहीं। एंड फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 10, आवर स्काई। एंड ये बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आप ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे बताया गया है कि वेरियस टाइम्स ऑफ द डे पे क्या कहते हैं हमारा जो हम स्काई में सन अपीयर होता है, ठीक है। मॉर्निंग में क्या कहते हैं अलग दिखता है, फिर आफ्टरनून में अलग दिखता है, और क्या कहते हैं रात के टाइम पे अलग दिखता है। और क्या कहते हैं हमारा जो स्काई है उसका भी कलर चेंज होता रहता है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में, ठीक है। सन जो है वो भी अपना कलर चेंज करता रहता है। इवन साइज शेप जो है मून का वो भी क्या कहते हैं ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि मॉर्निंग में हमारा जो सन होता है वो बहुत ऑरेंजिश सा लगता है। जब आप सुबह के टाइम पे उठते हो और सनराइज़ कर रहा होता है ना, अगर आपने क्या कहते हैं सनराइज़ देखा हो तो उस टाइम पे बहुत ऑरेंजिश सा आपका सन होता है। फिर उसके बाद जब आफ्टरनून में तो थोड़ा येलोइश सा हो जाता है, एंड उसकी जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर क्या कहते हैं इवनिंग के टाइम पर तो वो छुप ही जाता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई इज़ द सन। ये इतना ब्राइट होता है कि इसकी वजह से क्या कहते हैं जितनी भी बाकी की चीज़ें स्काई में प्रेजेंट होती हैं वो सब नहीं दिखती। सन जो है वो हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। सन जो है वो मोस्ट विजिबल ऑब्जेक्ट है। और क्या कहते हैं ये मॉर्निंग में क्या कहते हैं राइज करता है, फिर क्या कहते हैं ये ओवर द हेड आ जाता है धीरे धीरे करके, और फिर ये डाउनवर्ड्स चला जाता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। सॉरी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो शेडो होती है वो मॉर्निंग के टाइम पे क्या कहते हैं हमारे पीछे की साइड बनती है, नून में हमारे साथ में बनती है, एंड इवनिंग में हमारे आगे बनती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो और क्या कहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे आपकी जो शेडो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, और आपकी नून के टाइम पे शॉर्ट होती है, और फिर इवनिंग में फिर से लॉन्ग हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं लाइटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब लाइटिंग ऑब्जेक्ट आपका क्या है? आपका क्या कहते हैं सन है, और उसकी जो डायरेक्शन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे आपकी जो क्या कहते हैं सन होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, तो जो आपकी क्या कहते हैं वो बनती है मतलब नीचे की तरफ होता है, वो आपके पास होता है थोड़ा, तो आपकी जो क्या कहते हैं शेडो बनती है वो आगे की तरफ बनती है और बड़ी बनती है। फिर वो आपसे दूर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो क्या कहते हैं आपके साथ साथ बनती है आपकी जो शेडो होती है, ठीक है। और आप छोटी बनती है, और फिर वो वेस्ट की तरफ चला जाता है, वेस्ट में यानी कि फिर आपके पास आ जाता है। तो फिर जब आपके पास आता है तो वो आपके पीछे बनती है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो जब पोजीशन चेंज हो गई तो वो आपके पीछे बनता है और लंबी ही क्या कहते हैं आपकी शेडो बनती है। फिर उसके बाद यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई हैं, देखिए ये एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम
टाइम के बारे में शेडो को देख के पता लगा सकते हैं। पहले के टाइम में जब घड़ी नहीं होती थी तो शेडो को देख के ही पता लगाते थे कि अगर क्या कहते हैं आपकी शेडो आगे बन रही है तो आपका दिन का टाइम हो रहा है, अगर दोपहर के टाइम पे साथ में बन रही है तो दोपहर का टाइम हो रहा है, और पीछे बन रही है तो रात का मतलब शाम का टाइम हो रहा है, ठीक है। पर इससे आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते थे कि 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, या कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो एंशियंट लोगों ने क्या कहते हैं एक डिवाइस बनाया टाइम को बताने के लिए, जिसको बोला जाता है सन डायल, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। राजा जयसिंह जो थे जयपुर के, ये क्या कहते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर भी थे, एंड ये बहुत अच्छे क्या कहते हैं राजा थे। इन्होंने क्या कहते हैं जंतर मंतर बनाया जयपुर, उज्जैन एंड दिल्ली, वाराणसी एंड मथुरा में। एंड यहाँ पे इन्होंने सन डायल बनाए। यहाँ पे इन्होंने वैसे बहुत चीज़ें बनाई कि यहाँ पे इन्होंने सम्राट यंत्र बनाया, जो इसको सनडाइल बोला जाता है, जिससे आप टाइम का पता लगा सकते थे कि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। आपके क्या कहते हैं इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को देखने के लिए कि आपकी क्या कहते हैं वो इन्होंने बनाया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने की थी। लुक एट दिस। wait, look at this. सो दिस इज़ द सम्राट यंत्र। एंड इसमें क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं ये आपका स्लोप दे रखा है, इससे आप क्या कहते हैं पता लगा सकते थे टाइम क्या हो रहा है। ये आपका देखो ईस्ट का वो है, ठीक है। सुबह 6 से 12 वाला टाइम जो है वो इधर की तरफ शो होता था, ठीक है। एंड शाम का जो क्या कहते हैं मतलब 12 से 6 दोपहर वाला टाइम था वो इधर शो होता था। एंड फिर उसके बाद जो 6 से 12 रात का टाइम है वो इधर शो होगा। एंड फिर क्या कहते हैं 12 से 6 इधर शो होगा। एंड फिर सुबह 6 से 12 इधर शो होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये बनता था। देखिए लुक, तो क्या कहते हैं इस तरीके से ये बनता था, मतलब ईस्ट फिर वेस्ट, फिर मतलब कि क्या कहते हैं मतलब सुबह का 6 से 12, फिर दोपहर के 12 से 6, फिर शाम का 12 से 6, और फिर सुबह के 6 से 12। समझ आया? तो ये क्या कहते हैं इस तरीके से आपको टाइम को यहाँ पता लगाते थे। एंड जो क्या कहते हैं ये यहाँ पे ये इतना सही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो जंतर मंतर वहाँ पे बनाया हुआ है उसके अंदर और भी चीज़ें हैं जिससे आप आपके जो एस्ट्रोलॉजी है, आपकी और चीज़ें हैं वो आप पता लगा सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे क्या कहते हैं इससे आप क्या बता सकते हो कि क्या कहते हैं आपके जो नक्षत्र हैं वो किस तरीके के हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से पता लगती हैं। ओके, तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो आपका सम्राट यंत्र है इससे आप टाइम तो देख सकते हो, पर कैसे देख सकते हो, ठीक है, कैसे पता लगता है इससे टाइम, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। देखिए ये जो आपकी क्या कहते हैं साइड का जो एरिया था उसमें क्या कहते हैं दिया गया है, यहाँ पे नंबर्स डले होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं यहाँ पे डला है 1, यहाँ पे डला है 2, ठीक है। तो अब इस तरीके से नंबर्स डले होते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं 4 लाइनें दी होती हैं। एक मतलब वो जो है एक डिस्टेंस 1 से 2 का डिस्टेंस 1 घंटे का दिखा रहा है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसको क्या कहते हैं आपने डिवाइड किया, हर उसमें 15 मिनट आ गए, ठीक है। दूसरी लाइन में 15 मिनट को 15 बार डिवाइड किया, 1 मिनट आ गया। 1 मिनट को आपने सेकेंड्स में डिवाइड किया तो आपके 6 सेकेंड आ गए, और 6 सेकेंड को 3 उसमें डिवाइड किया तो 2 सेकेंड आ गए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे जैसे सन की रे पड़ती है इसके कहते हैं स्लोप पे, मतलब उससे उतना उतना आपका टाइम होता जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं जैसे कि सन की रेज क्या कहाँ पड़ रही हैं, यहाँ पड़ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 बज रहे हैं, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं लोकल टाइम बताता है कि उस जगह का, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस टाइम को पता लगा सकते हैं। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया है। एंड ये एक्यूरेट टाइम अभी भी क्या कहते हैं ये एकदम ठीक वर्क करता है। अगर आप कभी जंतर मंतर जाएँ तो आप ये ज़रूर वहाँ पे देखना। फिर यहाँ पे बताया गया है कि शेडो पपेट्री जो है वो यहाँ इंडिया के अंदर बहुत लंबे समय से चल रही है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर सनसेट जो स्काई होता है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है। और हम इनसे डिफरेंट पैटर्न्स भी देख सकते हैं स्टार के। फिर यहाँ पे ये सप्तऋषि के बारे में आपको बताया गया है, 7 सेजेस। तो सप्तऋषि आपको 7 स्टार्स होते हैं आपके क्या कहते हैं जो आपका स्काई होता है उसके अंदर, जिसका नाम होता है अटरी, अंगीराज, पुलाहा, पुलत्स्या और क्या कहते हैं पुलस्त्या, क्रातु,
मारीची और वशिष्ठा, ये कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि मतलब इस तरीके से ये आपको दिखाई देते हैं, ये सब इस तरीके से साथ में होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मून जो है वो क्या कहते हैं, अपीयर करता है, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट होता है रात के समय पे, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो शेप है मून की वो डिफरेंट चेंज होती रहती है। जिस दिन क्या कहते हैं फुल मून दिखाई देता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, फिर बाकी डेज पे वो सी की शेप ले लेता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं एक दिन ऐसा भी आता है जब वो मिडल से कट हो जाता है, हाफ मून होता है, ठीक है। और सॉरी, और एक रात ऐसी भी आती है जिसमें क्या कहते हैं अमावस्या की रात होती है, जिस दिन मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, ठीक है। और हमारे जो एंशिएंट कल्चर हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मून के अकॉर्डिंग ही हमारा जो कैलेंडर होता था वो बनता था पहले के टाइम में। और पहले के टाइम में इसी तरीके से लोग मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं दिन को देखते थे। और हमारे क्या कहते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स भी बेस्ड होते हैं मून की अपीयरेंस में, जैसे कि दिवाली जो है उस दिन मनाई जाती है जिस दिन बिल्कुल नो मून डे होता है। रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा ये उस दिन मनाई जाती है जिस दिन फुल राउंड मून होता है। और ईद उस दिन मनाई जाती है जिस दिन फुल मतलब आपका जो क्या कहते हैं फुल मून होता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुकिए, आपकी अमावस्या की रात को न्यू मून भी बोला जाता है, ठीक है। तो अमावस्या के बाद जो पहला दिन आता है, पहली रात आती है, उस दिन आपकी ईद मनाई जाती है। सो आई होप ये आपको समझ आया है। फिर उसके बाद इंडियन चंद्रयान मिशन के बारे में बात की गई है, इसरो यहाँ पे दिया गया है। तो इसरो की आपको क्या कहते हैं जो फुल फॉर्म है वो ज़रूर पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है। और यहाँ पे बताया गया कि चंद्रयान मिशन के लिए 23 अगस्त 2023 में इंडिया से विक्रम लैंडर ने सक्सेसफुली लैंड किया था मून पे, और मून के सरफेस के बारे में डेटा जो था वो कलेक्ट किया था। एंड यहाँ पे ये आपका चैप्टर एंड बुक फिनिश हो जाती है और ये हमारा बुक कंप्लीट होती है। ओके, सो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास के अंदर। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई या फिर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, एंड नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।